हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतहर फ्रॉम द चैनल किताबी केरा। मैं आप लोग का वापस स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से चैनल में। आज हम क्या करेंगे, तो आज आप लोग के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल सी सरप्राइज लाया हूं एक तरीके से। आज हम लोग केमिस्ट्री जो है क्लास 10 की केमिस्ट्री के जो चारों चैप्टर्स हैं, उन चारों चैप्टर्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और उसके साथ साथ मैं उनको लिख लिख के एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत लेंथी वीडियो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं सारे पहले चैप्टर 1 के इक्वेशन एक बार में लिख दूंगा, चैप्टर 2 के एक बार में लिख दूंगा, चैप्टर एक तरीके से इक्वेशंस का माइंड मैप जैसा बना के दूंगा और आपको एक शॉर्ट और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन दूंगा उन सारी इक्वेशंस के लिए। ओके, जैसे चैप्टर 1 में आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम वाली इक्वेशन आ गई, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये है, इससे ये बनता है और बस नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर में आई थिंक सो 10 से 11 या फिर 12 जितने 12 के आसपास जितने इक्वेशंस ले लेते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आपका बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। तो चैप्टर 1 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। एक बार एक नजरिया मान लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, एक एक करके अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और बीच बीच में आपको थोड़े से टिप्स भी दूंगा जो आप बोर्ड्स में अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स कैसे आएंगे। ओके, तो पहली इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 फॉर्म ZnSO4 प्लस H2, जो ZnSO4 है व्हाइट, अभी एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, Zn प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2। कई बार एग्जाम के केस स्टडी में आया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स डालोगे तो क्या क्या चेंज ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो तुम बोलना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तुम रीजन मालूम है। मेटल प्लस एनी एसिड क्या रिलीज करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ZnCl2 का कलर क्या होगा, कलर चेंज होगा, डर्टी ब्राउन, बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर 2Mg प्लस O2 2Mg, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, बर्न्स विद अ वाइट फ्लैश लाइट। ठीक है, बहुत ही एकदम चमकती व्हाइट लाइट में बर्न होगा। फिर फोर्थ नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ये डेल्टा जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं हीट एनर्जी के लिए। किसके लिए, हीट एनर्जी के लिए, ये बात तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विकलाइम है। अब चूना मालूम है तुम लोग को, जो पनवाड़ी जो चूना लगाता है वो वाला चूना नहीं कि भाई चूना लगा दिया मेरे को उसने, जो पनवाड़ी जो चूना लगवाता है ना पान के अंदर, ये वही चूना है। कभी पनवाड़ी से मांगना तुम कि भैया चूना दो हमें, और उसके ऊपर पानी डालना, अब गरम गरम लगेगा, फिर तुम्हें हाथ में मत करना कभी भी ठीक है, तो जो चूना है उसको अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेग लाइम, और हीट निकालता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला गर्म हो जाता है वो। और जो ये स्लेग लाइम है वो किसके लिए यूज होता होगा, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना, ये आपको मैंने क्रिस्प नोट्स बना के दिए, आपको एग्जाम में आप रिवाइज करो तब आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, अब फिफ्थ इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो क्या है, ये जैसे आपको दीवार दिख रही होगी। ठीक है, दीवार के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू डाल दिया, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये हवा में होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और वो बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। जो भी आपको दिख रही होगी ना, जो अभी कड़क कड़क एकदम स्मूथ शाइनिंग, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस वाटर रिलीज होगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, जो आप वो पेंट मारेंगे व्हाइट कलर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो अभी आपको दीवार पर दिख रही है, जो आपको सॉलिड दिख रही है ऐसा। ठीक है, और पानी निकल के सूख जाएगा, वो बाद में बात की बात है। ठीक है, 6, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। रिएक्शंस इज व्हिच देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिलीज होता है उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 1 है, जैसे आप देख सकते हो कि हाँ, इस पे तो डेल्टा डालना भूल गया ना। ठीक है, डेल्टा वापस मैंने आपको बोला किसके लिए यूज हुआ है, हीट एनर्जी के लिए। वो कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे अभी तो हीट प्रोमिनेंट एनर्जी अभी आपको बोर्ड में पूछी जा सकती है कि देखो, अगर मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस सॉरी वाटर निकालेगा और गर्म हीट निकालेगा, हीट एनर्जी निकालेगा। रेस्पिरेशन कैसे, हाउ,
कि देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं और फिर CO2 प्लस H2O बना और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं है कि हीट निकाले, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, समथिंग अराउंड 38 28 ATP होगा। ठीक है, अभी बायोलॉजी की तरफ भी जाएंगे। 7th क्वेश्चन आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, अब आपको कैटलिस्ट टर्म भी एक आएगा कि कोई भी रिएक्शन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्शन को सपोर्ट देने के लिए, ग्रो क्या सपोर्ट देने के लिए कैटलिस्ट्स आर यूज। हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, वैसे तो सारे चैप्टर में कंसेप्ट कैटलिस्ट का यूज होगा। अभी देखा है हम लोग जैसे कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स। ठीक है, तो हाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, तो हमने कई बहुत सारी इक्वेशन है, टाइम्स कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हमने हीट एनर्जी यूज की है इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग सपोर्ट देने के लिए, इक्वेशन होने सॉरी एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए। आई एम सॉरी, ठीक है, वापस बोलता हूँ कि जो ये है इसको, अभी जो ग्रीन क्रिस्टल्स है FeSO4, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसको अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, आपने हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की है ताकि केमिकल रिएक्शन अंडर गो। ठीक है, अगर आप हीट नहीं करोगे तो वैसा ही रहेगा वो, अभी आप हीट करोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा फिर, है ना, समझ में आ रहा है तुम लोगों को हीट का, विच यूज एनर्जी। ठीक है, FeSO4 अब उसने हीट एनर्जी यूज किया तो वो बन गया Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है, तो Fe, अभी आपको इधर ये सब याद करना पड़ेगा, ये ग्रीन क्रिस्टल्स है, ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है, केस स्टडी में आ गया, सपोज 3 मार्क के क्वेश्चन में आ गया, आपको ग्रीन क्रिस्टल्स दे दिए गए, ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा और उसको गर्म किया गया है, तो उसके प्रोडक्ट्स बताओ क्या क्या लिखे हैं, फिर बोलेंगे कुछ हार्मफुल गैसेस लिखते हैं, फिर बोला कि रिएक्शंस क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी उसकी, तो आप लिखोगे ये लेके लिखोगे, और कलर भी आप बोलोगे कि इसका कलर क्या है Fe2O3 का, तो रेडिश ब्राउन लिख दोगे, SO2 SO3 दोनों निकलेगी। एक बात ध्यान रखना, ये जो सल्फेट और जो कार्बोनेट है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा कार्बोनेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और सल्फेट हमेशा ये सल्फाइड और सल्फाइड या मतलब सल्फाइड या सल्फाइड ऐसा कुछ निकालेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक स्लैश कोई भी निकालेगा। फिर दूसरा आ जाता है इसमें एंडोथर्मिक में कैल्शियम कार्बोनेट यूजिंग हीट एनर्जी। तो अभी आप जैसे कि अभी मैं इसमें से कोई एक स्क्रैप उखाड़ दूं करके उसको मैं गर्म कर दूं तो क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जल्दी बोलो ये क्या है, क्विक लाइन में, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। नेक्स्ट आता है PbNO3 जो हीट एनर्जी यूज कर रहा है, तो ये रिएक्शन, ठीक है, अंडरगो रहा है। ये भी वापस 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि बोलता है इसमें प्रोडक्ट्स क्या है, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये रिएक्शन मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूं, जो आएगी है ना। वैसे तो इन सब का प्रोबेबिलिटी है आने का, पर किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ये आप देख लो। मैं आप लोग के लिए स्टार मार्क कर रहा हूं, ओके। फिर ये 2 रिएक्शन ले लो, ये वाली भी ले लो, ठीक है, रेस्पिरेशन वाली हाँ थोड़ी बहुत आ सकती है। फिर बाद में आप देख लो, अब ये 2AgC, अभी ऐसा बोलेंगे एक कंपाउंड है जिसका कलर व्हाइट है, इसका कलर व्हाइट मेंशन करना भूल गया, जिसको आप सनलाइट में रखोगे वो ग्रे बन जाएगा। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स XYZ ऐसे पूछा तो आप लिखेंगे AgCl, या फिर ये भी लिख सकते हैं, 2 एग्जांपल है इसके, ठीक है। ये इसका भी कलर व्हाइट है और ये वापस ग्रे ही बनाते हैं। ये सिल्वर कौन से कलर का होता है यार, ग्रे होता है ना, कॉमन सेंस है तो, ठीक है। AgCl को अगर आप सनलाइट के नीचे रखोगे तो वो सनलाइट एनर्जी यूज करके, तो एंडोथर्मिक में क्यों इसका रीजन आ रहा है, सनलाइट एनर्जी को यूज करके 2Ag + Cl2 ये रिलीज कर देंगे, ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। ये भी ब्राउन कलर, ये भी ब्राउन कलर के होते हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन अभी छोड़ो, उसके एंटर नहीं आएंगे। दोनों ब्रोमीन और क्लोरीन एक तरीके से दोनों के सेम ही प्रॉपर्टीज है, दोनों भी हार्मफुल है करते हैं, ठीक है, तो दोनों उड़ जाएंगे हवा में। सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, ये दो जनरली यूनिट टेस्ट में भी आपने देखा होगा, ये 2 रिएक्शंस भी ऑफनली आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। इन दोनों पर भी स्टार मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो सिंपल सा वो है कंसेप्ट कि हायर रिएक्टिविटी मेटल्स डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज कर लो कि A ज्यादा रिएक्टिव है B से, राइट, तो
अगर जैसे सपोज ए प्लस बी सी, सी एक कोई सल्फेट है, ये इसने कोई एक कंपाउंड बनाया और ए करा हो, तो वो ए बी है ना, वो डिस्प्लेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ ए, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी, टाटा बाय बाय बी, बी को टाटा बाय बाय कर दो, है ना। आपने रील्स में भी देखे होंगे बहुत सारे वो वाले कंटेंट की तरफ हम जाएंगे नहीं रील्स में क्या क्या दिखाते हैं, इसने इसको रिप्लेस कर दिया ठीक है। अब इधर कार्बन भैया बेचारे, कार्बन भैया क्या सॉरी कॉपर भैया बेचारे डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, किससे, Fe और Zn, क्योंकि दे आर मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी, ठीक है। अब नाइन्थ आ गया, सम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब ये बात ध्यान रखना, all precipitation reactions are double displacement reaction, but not all double displacement reactions are precipitation reaction. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शंस ही हो, पर ये जरूरी है कि सारे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, समझ में आया तुम लोग को बात। अब ये देखो, ये दो भी बहुत ज्यादा ऑफनली आस्क्ड है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये आस्क्ड नहीं है। इसका अगर तुम एग्जांपल दोगे तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोगों को यूज करना है क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है अभी के टाइम पे अगर देखे तो। और एक क्वेश्चन आता है कभी कभार एमसीक्यूज में कि अगर आपको ये दे दिया तो इसमें से कौन सा सॉल्ट कौन सा प्रेसिपिटेट क्या बनेगा इधर, है ना। तो आप ये रिएक्शन देख लो, इसमें समझाने का क्या है, Na2SO4 ये बन के ये येलो पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट सॉरी वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। 10th नेक्स्ट आता है सम रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट आर दे एंड टिप्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। सो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस में होता है कि जो प्रोडक्ट्स है ना इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस एंड पे हम जाएंगे, थ्योरेटिकल एंड में जाएंगे, हम सिर्फ रिएक्शंस देखेंगे। मैंने आपको एक क्रिस्प समरी तो दे दी है व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें टिप दूंगा मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, कभी अभी जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आपको रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ दे दिया पेपर पे और बोलते हैं इसका रिड्यूसिंग एजेंट निकालो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरों को रिड्यूस करता है पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरों को अपना ऑक्सीजन, अपना पेट काट के देते हैं ऑक्सीजन, समझ जाओ तुम। ओके, तो ये दीज आर रिडॉक्स एंड ऑक्सीजन रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो अब अभी तुमको पूछ लिया मैं किस पे था कि हाँ अभी तुम लोग को पूछ दिया एग्जाम में कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस थिंग, इन दिस रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है दे आर ऑलवेज ऑन द LHS साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड में होंगे इधर। इसके बाद कभी भी आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं आएंगे। ओके, समझ रहे हो। चलो ये पहली वाली इक्वेशन में, और भी तुम लोग को होमवर्क देता हूं, कमेंट सेक्शन में लिखना इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब एक्स्ट्रास, ओके, अब ये इक्वेशंस हो गए। अब कभी कभार बोर्ड्स में ये भी पूछते हैं कि रिएक्शन बनाने को बोलते हैं, ठीक है, आपको बोल दिया कि यू टेक लाइक आप सबसे पहले कौन सा तो ले, कोई भी अगर आपको रिएक्शन बनाने को बोलते हैं, ठीक है, सपोज क्लोरीन के साथ कोई भी आपको रिएक्शन बनाने को बोलते हैं, ठीक है, इफ A इज एडेड टू क्लोरीन, ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स आफ्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब तुम्हें ऐसे ये ले लिया तुम्हारे वर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इसको तुम लोग जैसे कि या उनके तुम लोग सपोज करो सिंबलिक फॉर्म में तुम लोग लिखने जाओगे तो तुम लोग को कंफ्यूजन होगी किसके आगे, क्लोरीन के आगे 2 लगाना है कि नहीं, इधर लगाना है कि नहीं। इसलिए ये कंसेप्ट लेके आया हूं मैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स और डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स क्या, देखो ये दो टाइप के एलिमेंट्स है ना वो लगभग स्टेबल रहते हैं, ठीक है, लगभग स्टेबल रहते हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स भी लगभग स्टेबल रहते हैं और देखो पर ज्यादा देखो अगर हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग अकेला ले, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो अपने एक साथी को बुलाता है, दूसरे एक दोस्त को बुलाता है थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, ताकि वो एक रिएक्शन में यूज हो,
ठीक है, ये थोड़े से स्टेबल है, और अकेला इसमें से जो भी है ना वो स्टेबल नहीं है। उनको स्टेबल होने के लिए अपना एक छोटा छोटा एक और साथी, एक और जुड़वा भाई बना के H2O2 N2F2 Cl2 Br2 I2 K2 ये सब बनाना पड़ता है। ओके, अपने साथ स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, ताकि वो एक रिएक्शन में उसको उनको अपने आप को दे, मतलब कि यूज हो पाए। ओके, तो ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स तो डायटॉमिक एलिमेंट लिख लो, कभी भी रिएक्शन बनाने को पूछ ले ये सब तुम लोग यूज कर लेना। ऑल एनजी मतलब नोबल गैस। नोबल गैस आपके कौन से हैं, मैं लिखता हूँ ना, ठीक है, ये तीन आपको फ्रीक्वेंटली आते हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीना नीना करीना ओके, तो इसी से चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 के जो भी इक्वेशंस है इंपॉर्टेंट, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला इक्वेशन है NaOH plus Zn gives सोडियम जिंकेट प्लस H2। ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, क्या इसको क्या क्या, क्या कहोगे इसको तुम लोग, सोडियम जिंकेट। ओके, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड, वी नो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाता है, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। पर तुम सोच रहे मैंने क्यों लिखा, इसके बाद का पढ़ो। बट एक्सेस ऑफ CO2, ठीक है, देन द सॉल्यूशन, जो आपका CaCO3 का जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ठीक है, वो उसका जो मिल्कीनेस होगा ना वो डिसअपियर हो जाएगा। बताओ कैसे। ठीक है, देखो सपोज ये अभी एक्वियस है। ठीक है, अभी सपोज करो तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया है, चूना लिया, उसको तुमने पानी में डाला है। ठीक है, पानी में डाल के उसको हिलाया है। ठीक है, फिर बाद में उसमें CO2 पास किया है। ठीक है, फिर वो मिल्कीनेस एक अच्छा सा शाइनी मिल्कीनेस एक सॉल्यूशन बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और फिर वाटर भी रिलीज तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर तो अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, जो सॉल्यूशन बनेगा ना, एक्वस सॉल्यूशन में, इधर एक्वस लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसमें आप तुम और CO2 डालते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड से ज्यादा CO2 एक्सेस डालते हो ना, तो और वाटर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तुम ये देखो इसका प्रेजेंस देखो, CO2 ठीक है, वाटर तो पहले से ही रहेगा, वाटर भी साथ में मिल जाता है, तो वो साथ में मिलकर बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये चीज सॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए वो जो मिल्कीनेस है पूरा डिसअपियर हो जाएगा, एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा ऑन कांस्टेंट स्टरिंग। ठीक है, अब तीसरा है, ये भी, ये तो मैंने लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बोर्ड पॉइंट। ये भी तुम लोग को ना बीच बीच में जैसे कि ये तुम्हें 3 मार्क के क्वेश्चन में डाल दिया कि यार तुमने एक एसिड लिया है। ठीक है, फिर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट किया, फिर जो गैस निकलेगी ब्रिस्क एफरवेरेंट के साथ साथ, ठीक है, तो उसको अगर तुम लोग एक्सेस पास करोगे इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन से, तो उसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो बताओ कौन से सॉल्यूशन में क्या। ठीक है, तुम करेक्ट करते जाना, मैं तुम्हें सवाल बना बना के दे रहा हूं, कितने प्रोबेबिलिटीज हैं, कैसे टाइप के सवाल, ताकि तुमसे एक भी सवाल गलत ना छूटे। ठीक है, अब थर्ड आ गया क्लोर आल्कली प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछते ही पूछते हैं तो, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली इसके लिए ज्यादा इज्जत दे दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोर आल्कली है क्या भाई, देखो क्लोर आल्कली प्रोसेस एज ए नेम सजेस्ट, कुछ तो क्लोरीन और अल्कलीन उसके साथ कुछ करने को, चलो देखते हैं। ठीक है, तो NaCl लिया है, ब्राइन लिया है। ठीक है, व्हाट इज ब्राइन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना, कि तुमने पानी के अंदर बहुत सारा NaCl डुबो के रखा है, कंसंट्रेटेड, जब तक वो सैचुरेटेड ना हो उसकी लिमिट तक, ओवर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड, अच्छा खासा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, व्हाट इज व्हिच इज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट को तुमने पानी में मिलाया। ठीक है, तो ब्राइन बना, ब्राइन को तुमने इलेक्ट्रोलिसिस अंडरगो किया। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन, जल्दी बोलो, कमेंट में लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो उसके कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, NaOH Cl2 प्लस H2। ठीक है, एक बार तुमको ये डायग्राम भी पूछ सकते हैं कि ना, कि जैसे कि दो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो तुम क्या बनाओगे, एक ऐसा बनाओगे, इधर गैप छोड़ोगे जिधर से तुम्हारा ब्राइन सॉल्यूशन जाएगा, फिर बाद में इधर तुम्हारा कैथोड एनोड वो सब आएगा, फिर तुम्हें ये बताना होगा, ये तुम्हारा परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा, इधर से तुम्हारा इधर तो H2 जाएगा, इधर Cl2 जाएगा, और फिर बाकी का NaH इधर इकट्ठा होगा। ठीक है, फिर तुम्हें पूरा डायग्राम बनाना है बेसिकली। ठीक है,
और तुम्हें बताना है कि क्लोरीन ये कहाँ से गुजरेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। कैथोड में तुम्हारे कौन सा जाएगा, ठीक है, एनोड में तुम्हारा कौन सा जाएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछेंगे, ठीक है। तो कैथोड यानी माइनस, तो माइनस की तरफ कौन जाएगा, Na जाएगा, मतलब कौन जाएगा माइनस की तरफ, तुम्हारा मतलब वो चला जाएगा NaOH, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज लेके घूमेंगे तो NaOH, फिर क्लोरीन और क्लोरीन का माइनस आ गया, ठीक है। वैसे वैसे तुम्हें बताना है कि माइनस किस तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, और प्लस किस तरफ जाएगा, माइनस में जाएगा। वो अभी प्रोसेस में तुमको समझाने बैठूंगा नहीं, ये तो अभी सीधा रिएक्शंस बताता हूँ। क्रिस्प 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 नोट्स तुम्हें देने हैं मुझे अभी। फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर, ये तुम्हें समझ में आ गया, क्लोराल्किल प्रोसेस, ये भी इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, फिर अभी तुम्हें वापस एक और कहानी दे देंगे, और फिर वो कहानी की मदद से तुम्हें इस इक्वेशन डिराइव करने को बोल देंगे। तो ये भी एक टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस उसे अभी मैं तुमको समझाऊंगा नहीं, ठीक है, बहुत सारा थ्योरेटिकल बेस है। अभी से मैं तुमको इक्वेशंस दूंगा। फिफ्थ इक्वेशन, NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 से तुम्हारा क्या आ जाता है, बेकिंग सोडा, NaHCO3 या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, which is also commonly named as बेकिंग सोडा। खाने में बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका, ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे उपयोग होता है। ठीक, इधर से तुम्हारा तो तुम सोचो सिर्फ एक कॉमन सॉल्ट से कितनी सारी चीजें हो ही जा रही। तुम ये जरा इमेजिन करो, कॉमन सॉल्ट से, ठीक है, कॉमन सॉल्ट कैसे बना, HCl plus NaOH सॉल्ट बना ना उससे, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, उससे भी कितनी सारी चीज आ गई। देखो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर आ गया, फिर ये क्या है, बेकिंग सोडा आ गया, आगे देखो और क्या आएगा, ठीक है। तो अब तुम देखना ये कुकिंग में कैसे यूज होता है। तो बेकिंग सोडा है ना, जनरली उसको ना, अभी देखो इक्वेशन जस्टिफाई करेगा, देखो NaHCO3 which is our baking soda plus H plus acid, एसिड कैसा होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए, टार्टरिक एसिड, जो इमली में आता है ना, खट्टा खट्टा ऐसा लगता है ना तुम लोगों को, खट्टा खट्टा जो इमली में होता है ना, जलने थोड़ा सा सेंसेशन जलने जैसा आता है, उसको बोलते हैं तुम टार्टरिक एसिड, जो एडिबल एसिड्स होते हैं ना, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड जनरली यूज हुआ जाता है किसके लिए, NaCO3 को एसिड के साथ क्यों मिलाना पड़ता है, देखो CO2 H2O प्लस सॉल्ट, ठीक है। तो हमें इधर इससे मतलब है CO2 से, ठीक है। अगर तुम कोई केक बनाओगे, ठीक है, केक जनरली केक बनाओगे तो तुम उसमें बेकिंग सोडा डालोगे और एक एडिबल एसिड डालोगे, जो CO2 उसमें रिलीज होगी ना, वो केक को फ्लफी बनाएगी, ठीक है। अभी एक और है, अगर तुम विदाउट एडिबल एसिड अगर डायरेक्ट बेकिंग सोडा को गर्म करते हो ना, तो केक उतना फ्लफी नहीं बनेगा, थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो CO2 रिलीज होगा ना, वो बहुत कम मात्रा में होगा, इसमें बूम ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। तुम ये समझो, जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका क्या रोल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। अब Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 not 10H2O। ये जनरली मैं तुमको ये ऐसा पूछते तो है नहीं, पर जनरली तुमको ये एक डाउट रहता है, तुम लोग जो ये क्या है, वॉशिंग सोडा, ये क्या है, ये है ना वॉशिंग सोडा, कि ये वॉशिंग सोडा है, इसमें ही कंफ्यूज आते हैं ये लोग स्टूडेंट ना, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं, ठीक है, पर वो लगाना भूल जाते हैं कि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में, केमिकल फॉर्मूले में .10H2O भी होता है, ठीक है। जब Na2CO3 बनता है ना, फिर उसके साथ अगर तुम 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 डालोगे, तब जाके वो बनेगा वॉशिंग सोडा। सो ये वॉशिंग सोडा नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है स्टूडेंट्स का, ठीक है। असलियत में इधर खिलाड़ी कौन है और अनाड़ी कौन है, वो जानना बेटा जरूरी है। 8th क्वेश्चन, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को। ये भी तुम लोग का कैसे, Na2CO3 भी एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट कैसे बनाओ, सपोज कर लो H2CO3 प्लस NaOH, ठीक है। ये कैसे स्ट्रॉन्ग, क्या देखो अभी देखो, ये जो था तुम्हारा, ठीक है, NaCl से तुम्हारा NaOH बनता है, ठीक है, NaOH को इधर यूज होके तुम्हारा वॉशिंग सोडा बनता है, तो इंटर कनेक्ट करते चलते रहो, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर में तुम्हारा ये बन जाता है बेसिक सॉल्ट, ओके। अब ये डालना है, अरे फेवरेट है भाई, ये तो सबका फेवरेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
CaSO4 डॉट 1/2 H2O, जिसको हम लोग पॉप भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस 3/2 H2O। अब तुम लोग अरे ये तो कुछ गड़बड़ लोचा लग रहा है, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होता है, एक बड़ा वाला 1 और उसमें बीच में 1/2, ये मिक्स नंबर है, इसको तुम लोग कन्वर्ट करोगे तो 3/2 ही इवेंचुअली बनेगा। ठीक है, ये मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है। चलो तुम्हें अगर वैसे लिखना है वैसे लिख लो, चलो कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा जिप्सम, हार्ड जिप्सम बनेगा एक। ओके, जनरली ये फ्रैक्चर्स वैक्चर्स के पर वो एंड पर जाएंगे, फ्रैक्चर्स और सीलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, 9th इक्वेशन, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। अब हाँ, अब तुम जिप्सम ले लो। ठीक है, जिप्सम को अगर तुम हीट करोगे ना, ठीक है, एकदम हार्ड जिप्सम को 373 के पे हीट करोगे ना, तब वो वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा। ये भी, ये देखो, ये इक्वेशन पूछ नहीं जाती पर इसका वैल्यू पूछा जाता है, कितना वैल्यू ऑफ हीट पर गर्म करेंगे तब जाके पॉप हमारा वापस आएगा, है ना। ये क्या है तुम्हारा जिप्सम। ओके, चलो आ जाओ थोड़ी सी 2 मिनट टिप्स की। टिप्स में तो हमें क्या दे, इस इक्वेशंस में थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी है, स्पीड रखनी है, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें इक्वेशंस में ज्यादा कुछ खेलने का काम है नहीं इसमें। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 3 के इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो बोर्ड के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वो है नंबर 1, चलो, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तुम लोग को इसका कंसेप्ट का मालूम होगा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो दोनों एसिड और बेस के साथ यार वो रिएक्शन को अंडरगो कर लेते हैं। जैसे तुम एसिड के साथ भी करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और एसिड के साथ भी करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। गजब की प्रॉपर्टी इनकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो Al2O3 इज वन ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसके साथ जिंक ऑक्साइड भी है, फिर कॉपर ऑक्साइड भी, सारे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अभी आप देखो, ओके, ऐसे एट टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि सपोज अ मेटल X, ठीक है, मेटल X का जो ऑक्साइड है वो दोनों बेस और एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो फाइंड मेटल X। ठीक है, तो आप जिंक भी लिख सकते हो, और बताओ तो एल्यूमिनियम लिखो सबसे बेस्ट। फिर आपको बोलेंगे राइट द टू रिएक्शंस, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो तुम्हें ये तो दोनों रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो अभी तुमको ये दो रटनी है। ठीक है, अगर अभी एक बार मैं तुमको बताता हूँ NaLO2। ठीक है, मेरे को याद है एग्जाम में मैंने भी Al को इधर लिख दिया था, Na को इधर लिख दिया, मेरे सारे नंबर गायब। ठीक है, तो अगर तुम लोग को नहीं आती हो ना तो तुम इधर लिख दो सोडियम एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देना इधर, अगर तुमको नहीं आती, तुम्हें कम से कम आधा मार्क मिल जाए उसका। ठीक है, तो कभी इसको इंटरचेंज करने की कभी भी तुम लोग गलती मत करना, वरना सारे नंबर गायब। चलो तीसरा इक्वेशन क्या है, 2K + 2H। अच्छा ओके, ये तो मोस्ट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो मैं तुमको एक याद करने की इसकी मस्त एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है, क्रिस्प ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशंस को देखें। ठीक है, तो जो पोटेशियम है वो वाटर, कौन कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ। ये तुम लोग ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, सोडियम और जो मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी है ना, वो कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम को भी हम लोग सिंपली वापस कोल्ड वो करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। किसके साथ करते हैं रिएक्ट, कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, और वो फॉर्म क्या करते हैं, देखो पोटेशियम करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और जो H की जो रिलीज होगा ना वो द H2 रिलीज इन दिस रिएक्शन कैन इवन कॉज अ ग्रेट फायर। ठीक है, और डैमेज कर सकता है वो, तो हमें ये बहुत संभाल करना होगा। हीट, ये बहुत ज्यादा हीट है। ठीक है, बहुत ज्यादा, दिस टू बहुत ज्यादा, मतलब जूल्स अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ठीक है, वैसे जो कैल्शियम, ठीक है, जो नीचे आ गया पोटेशियम और सोडियम से नीचे, वो भी कोल्ड वाटर के साथ करता है, पर उसका इतना वायलेंट नहीं है। H2 भी वो रिलीज कर रहा है, देखो मैंने इसलिए इधर प्लस डेल्टा नहीं लगाया, प्लस H का वो सिंबल नहीं लगाया। ठीक है, इतना वायलेंटली नहीं करता। और जो कैल्शियम पे जो जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, वो जो कैल्शियम्स के जो होते हैं ना
मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर कैल्शियम के जो पीसेस मॉलिक्यूल्स का पीसेस होते हैं ना, उसके ऊपर वो अटैच होकर कैल्शियम को फ्लोट कर देता है। ठीक है, सपोज ऐसे करो कि 10 आदमी एक बार ऐसे एक लोड को ऊंचा कर रहे हैं, सारे हाइड्रोजन मिल के कैल्शियम को ऊपर फ्लोट करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सीन बन जाएगा कैल्शियम के साथ। अब एक और चीज है, ठीक है, रिएक्शन नहीं दिया इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में रिएक्शन नहीं दिया इसलिए मैंने लिखा, पर मैग्नीशियम भी कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ, और उसका भी इतना वायलेंट नहीं है, और वो भी उस मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम के जो पीसेस होंगे उनको हाइड्रोजन लिफ्ट करेगा और फ्लोट करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस की बॉन्ड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, अंटासिड वो लगाने के लिए। ओके, अब ये आ गया आपका। ओके, ये तो आपके वायलेंट है और ये वायलेंट नहीं था, ये आपको हॉट वाटर के साथ करता है। अब इनका भी एक स्पेशल टाइप है भाई, इनका भैया स्पेशल केस है। अरे स्पेशल केस कैसे है? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम, जिंक और ये आयरन जैसी चीजें है ना, ये ना तो ठंडा पानी ना तो गर्म पानी पे रिएक्ट होते हैं, ये रिएक्ट होते हैं भाप से। भाप का मेरा क्या तात्पर्य है कि ये रिएक्ट होते हैं विथ स्टीम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। स्टीम बात क्या है कभी? भाई स्टीम। ठीक है, तो चलो मैं तुम लोग को एक रिएक्टिविटी सीरीज अभी तुम लोग को जैसे ये तो रटनी पड़ेगी। देखो ये तो उसका कुछ है नहीं, केदारनाथ मनाने का माली आलू जरा ठीक है, ऐसी कुछ आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के दो है ना, वो होते हैं कोल्ड वाटर से। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं तुम लोग को एक तरीका बता रहा हूं याद करने का। ठीक है, फिर ये आपका भी कोल्ड वाटर से। जनरली ये वाला हम लोग कंसीडर करते हैं नहीं, तो हम डायरेक्ट Ca भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा एक्सटेंड करके U लिख देंगे। ठीक, कोल्ड वाटर। Mg आपका हॉट वाटर, और ये भैया तीन जो स्पेशल चीज है वो है स्टीम। ठीक है, अब हमें ये सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, हो गए होंगे। ठीक है, अब नंबर 8 आता है मेटल अदर देन मैंगनीज और मैग्नीशियम। मैं आपको क्यों बताऊंगा अदर देन मैंगनीज? व्हेन रिएक्ट्स विद HNO3 प्रोड्यूसेस गिव्स सॉल्ट प्लस NO2 प्लस स्लैश N2O प्लस H2। तो ये क्या है? ठीक है, HNO3 की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अलग टाइप का एसिड है। बाकी एसिड्स क्या करते हैं मेटल के साथ? रेडली फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करते हैं। ठीक है, पर इसमें ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं होने देता HNO3 बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सबसे पहले जो मेटल क्या बोलते हैं हमने डाला, ठीक है, HNO3 के अंदर, तो एक छोटी अमाउंट मतलब उसमें स्टार्ट इनिशियली थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस फॉर्म होना चालू होगा, पर जो HNO3 भैया है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो जो H2 गैस रिलीज होगा ना इनिशियल स्टेज में, उसको ये ऑक्सीजन दे देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे इन दोनों फॉर्म में से, है ना। इसलिए भैया HNO3 के साथ H2 गैस रिलीज होता ही नहीं है। पर एक एक्सेप्शन है इसका भी। क्या एक्सेप्शन है भैया? ये आपका एक बढ़िया सा एक्सेप्शन है जो बोर्ड के अंदर पूछते हैं कि मैंगनीज और मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ प्लस HNO3 which is very dilute, ठीक है, वेरी डाइल्यूट है, लाइक 20% सैचुरेशन हुआ होगा, ऐसा बहुत डाइल्यूट होगा, उसके साथ मैंगनीज और मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाए तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ये एक एक्सेप्शन केस है। ओके, बाकी के मैंगनीज और मैग्नीशियम के सिवाय कोई भी इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकालता नहीं है। ओके, H2 गैस नहीं प्रोड्यूस करता। अब 10th नंबर पे आता है, अब आ जाता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के इसमें से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब तुम्हें वापस से 3 मार्क के क्वेश्चन लेते हैं। मैं तुम लोग को इसमें से 3 मार्क के क्वेश्चंस इन इक्वेशन में से बहुत ज्यादा 99.9% प्रोबेबिलिटी इन इक्वेशन से बनाकर आप लोग को दिया जाएगा। 3 मार्क के क्वेश्चन क्योंकि आते ना 6-7 क्वेश्चन हो गए आई थिंक सो, जितना मेरे को मालूम है। तो जो
कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है, कॉपर के एक ओर का नाम है, विच बिलोंग टू सल्फाइड ओर्स ऑल्सो, कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक में हमारे दो ओर के नाम दिए, कॉपर ग्लैंड्स और सिनेबार। सिनेबार क्या है भैया, वो मर्क्यूरी वाला ओर, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी वाला ओर है वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज नहीं होता, पर उसमें होता है कि मैं आपको तुम आइडिया देता हूँ। जो मर्क्यूरी का ओर है तुम उसको हीट करते हो तो सबसे पहले ऑक्साइड बनता है, फिर और हीट करते हो तो मर्क्यूरी निकल जाता है। पर कॉपर का स्पेशल केस है। सबसे पहले तुम इसको हीट करोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तुम इनको हीट करोगे तो ये कॉपर, ठीक है, तो मतलब रोस्टिंग करोगे एक तरीके से, रोस्टिंग जो लोअर मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के ये, तो तुम रोस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। रोस्टिंग समझ लो, कैल्सिनेशन अलग चीज है, कार्बोनेट और के फैमिलीज के लिए। अब तुम रोस्टिंग इसको हीट करोगे, ठीक है, तो वो एक कॉपर ऑक्साइड बनाएगा प्लस SO2। अब वही कॉपर ऑक्साइड जो बचा हुआ, जो देखो जैसे तुमने इतना अमाउंट ऑफ कॉपर ग्लैंड्स है, ठीक है, और उसको तुमने नीचे से आग लगा के किया, तो उसके अभी ऊपर ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट जो है ना, ठीक है, ज्यादा जहाँ पे उसको हीट प्रोवाइड हो रही है, वो बन गया तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड। अब वो जो कॉपर ऑक्साइड है, जो बाकी के ऊपर का जो अभी लेफ्ट है ऑक्साइड बनने में, वो उस कॉपर ग्लास के साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि वह कॉपर निकाल देता है उसमें से, मतलब उसमें से रिएक्ट होकर उधर से ही कॉपर निकल जाता है। समझ रहे हो तुम ये बात? देखो ये तुम्हारा कॉपर ग्लैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। अब जो बचा हुआ कॉपर ग्लैंड्स है वो रिएक्ट करता है वापस वही बना हुआ कॉपर ऑक्साइड, और वो कॉपर निकाल देता है, मतलब ठीक है, प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट उसको निकाल देता है, ठीक है। तो उसको बाद की चीजों के लिए जरूरत नहीं, एक बार की हीटिंग दो है कांस्टेंट, तो उसमें ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, Fe2O3, 11th क्वेश्चन का 11th नंबर ऑफ इक्वेशन, Fe2O3 plus 2Al gives 2Fe plus Al2O3। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आता ही आता है, ठीक है। तुम देख रहे हो यार सब इक्वेशन आते हैं, अरे इतने इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो कैसे मिस कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको, ये रिएक्शन को पॉपुलरली नोन एज थर्माइट वेल्डिंग, जब रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो ये फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, फेरस ऑक्साइड लेते हैं और उसको उसके ऊपर एल्यूमिनियम डालते हैं, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करते हैं, आयरन ज्वाइन हो जाते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर निकल जाता है, M4 ऑक्साइड, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये थर्माइट वेल्डिंग है। और एक और चीज सुनो, ठीक है तुम, कि कोई भी अगर मेटेलिक ऑक्साइड अगर एल्यूमिनियम के साथ करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, है ना? कोई भी मेटल ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और कुछ कुछ बनाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्माइट रिएक्शन। और इस रिएक्शन, ये रिएक्शन भी थर्माइट रिएक्शन है, पर इसको हम लोग दूसरा नाम इसका थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का भी सारा का सारा इक्वेशन इंपॉर्टेंट कवर हो चुका है। चलो पढ़ते हैं सबसे अवेटेड चैप्टर 4 के लिए तरफ। चैप्टर 4 का कुछ इस प्रकार है, बट वेट, ये आपको थोड़ा अलग सा फॉर्मेट नहीं दिख रहा जो स्टार्टिंग है चैप्टर 3 में, बिकॉज मैं आप लोग को इसमें लाइव एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लिख के समझाऊंगा नहीं, पर इसमें लाइव एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इधर ही स्टूडेंट्स ज्यादा अटकते हैं और एग्जाम में जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तब वो बराबर से इसकी वाट लगा के आते हैं क्वेश्चन की, एक भी आंसर सही नहीं करके आते, ठीक है। तो चैप्टर 4 का इक्वेशंस का जो तुम्हारा सिलसिला है 2-3 पेज का है, वो चालू होता है कंबशन से। सो कंबशन क्या है? कंबशन वापस यही है, फ्यूल को बर्न करना। तो कंबशन इसमें है कि कार्बन्स को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो इतना अच्छा बर्न नहीं करेंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एयर ऑक्सीजन एक ही बात है नहीं, पर एयर में बाकी के पार्टिकल थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो प्योर ऑक्सीजन से बर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा बर्न होगा वो, ठीक है। तो इस कंबशन में हम लोग बात करेंगे। पहले आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। कंबशन में हम लोग बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन में आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे कि आप समझ लो कि इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाता है और पार्शियल ऑक्सीडेशन में उसको एल्डिहाइड में भी बदला जाता है, हम देखेंगे, ठीक है। एडिशन में क्या होगा,
एडिशन आर ऑलवेज अंडरगोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का क्या है कि सब्स्टिट्यूट करना एक एलिमेंट से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की जगह कुछ और ला दो, वैसा सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरा एकदम रिवील नहीं कर रहा था, सिर्फ क्रिस्प शॉर्ट समरी देना चाहता हूँ उसकी। फिर न्यू नाउ इक्वेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के ऊपर भी इक्वेशंस है, जानलेवा इक्वेशंस है। फिर थोड़ी टिप्स और फिर ये वीडियो एंड होता है होपफुली। कंबशन, ठीक है। इधर एक मस्त सा बक्सा बना देते हैं। कंबशन, कंबशन में क्या है कि आप कार्बन कंपाउंड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स है हीट तो निकलेगी ही निकलेगी, है ना। फिर बाद में जैसे CH4 ले लो प्लस ऑक्सीजन, तो आपका निकल गया है ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। तो एक ही एक्सेप्शन है जिसमें आपको वाटर नहीं रिलीज होता, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बन। कोक को अगर आप जलाओगे खुले एयर में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बाकी आप कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन को आप ले लेते हो, ठीक है। हाँ, फुकरे 3 मूवी में देखा होगा हाइड्रोकार्बन, हाँ नॉनसेंस, ठीक है। तो मीथेन है, इथेन है, जो भी ठीक है, इथेन C2H6 है ना, उसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो क्या होगा भैया, CO2 प्लस H2O प्लस, मैं भी बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोग बस एक इसका जस्ट समझो, बैलेंसिंग तो तुम कर लोगे, ठीक है, उसका भरोसा है। ओके, सो दिस इज कंबशन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, गुड फ्यूल, है ना। सेकंड, ऑक्सीडेशन आ गया अभी इसको मिटाऊंगा नहीं, बाद में एडिशन, ये तीनों साथ में तुम स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल, CH3CH2OH, ठीक है। मैं अभी जिनको समझने के लिए करना है तो पकड़ लो C2H5OH, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों रिप्रेजेंटेशन एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, ओके। जैसे कि ये बॉन्ड ऐसे दे दिया हो तुमको, तुम कंफ्यूज होते हैं ये क्या है, ये ऐसा ऐसा कैसे गिनेंगे हम, ठीक है। तो एक ही बात होती है कि जो H3C वो बॉन्ड होता है दूसरे कार्बन के H2 और OH, वो भी मैं तुमको बॉन्डिंग नहीं सिखाऊंगा, ये तो सिर्फ तुमको बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे कर सकते हैं। चलो ये वाला लेते हैं, ओके। तो ये जो इथेनॉल है ना, उसमें ऐड कर दिया जाता है या तो एल्कलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटलिस्ट में क्या लिखोगे, KMnO4 प्लस हीट, और एसिडिक K2Cr2O7 प्लस हीट। हम ये इन दोनों में से और एल्कलीन या फिर ये क्यों लेते हैं, क्योंकि दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीडेशन, हम लोग को इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसमें से H2 निकाल देंगे, ठीक है, H2 अपने पास रख लेंगे और O इसमें ऐड कर देंगे। तो ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इट कन्वर्ट्स टू CH3COOH। देखो दो हाइड्रोजन निकाल दिया, इसमें कितने थे, 6, अब इसमें 4 है। 2 हाइड्रोजन इनने अपने पास रख लिया, इन दोनों में से किसी ने भी अपने पास रख लिया, और एक ऑक्सीजन अपना डोनेट कर दिया इसमें, हुआ कि नहीं, है ना। ऑन ऑन पार्शियल, ठीक है। एंड ये इक्वेशन दी नहीं है, पर अगर ऐसे कभी पूछ लिया, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में मेंशन किया लाइन में, पर इक्वेशन दी नहीं है, पर एक लाइन में मेंशन किया है, बट ऑन पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो ये जो C2H5OH है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, यही जो मैंने लिखा था ये, वो बन जाता है अल्डिहाइड में। अब कौन सा बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा, है ना। इथेनॉल को हम कैसे लिखेंगे फिर, ये हो गया, ठीक है, इथेनॉल, H3 आपको बन जाएगा CH3, नहीं ऐसे लिख देते ना हम, C2H4O। On partial oxidation, it converts to ethanol, an aldehyde. Okay, aldehyde में आल लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगेगा, अल्कोहल में वो, पर अब वो एंड में नहीं जाएंगे। ये मैं 10वीं कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरे को भी अंदाजा नहीं है। एडिशन रिएक्शंस, ये बात ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज
अंडरगॉन बाय, इनकी प्रॉब्लम यार बहुत ज्यादा एनोइंग लगती है। एडिशन की प्रॉब्लम क्या, एडिशन, ठीक है, एडिशन और ऑलवेज अंडर गॉन बाय विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड मतलब हाँ क्या 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 क्या, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, सादी सीधी भाषा में सादी रखोगे ना तुम लोग, सादा, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेट बोलते हैं क्या, हाँ बोलते हैं, खुद ही कंफ्यूज होके बैठे हो, ठीक है। तो हमें एक और चीज है कि जो तुम ये डबल बॉन्ड ओ देख रहे हो ना तुम लोग इसमें, जैसे कि सपोज करो कि इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एक डाउट है, हाँ बहुत बच्चों का है, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ओ को तुम लोग को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, वो डिसाइड करता है कि जो पूरा का पूरा कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है। डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन विल नॉट डिसाइड दैट द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स विल डिसाइड वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, वो सैचुरेटेड है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो समझ जाओ। चलो अभी एडिशन का, हाँ ठीक है, एडिशन और ऑलवेज बोन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब तुमको एक सपोज एक जैसे बोल दिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो तुम बोलो वो एडिशन रिएक्शंस से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो तुम एग्जांपल दे सकते हो इथीन का, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, फिर एच 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 एच, टेक्स्ट बुक में आर दे रखा है पर आर को कंसीडर मत करो, एच 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 लिखोगे तो भी फुल मार्क्स आएंगे तुम्हारे। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, अब ये निकल और पैलेडियम कैसे रखना है, ये कैसे, तो ये बात ध्यान रखो, अभी के टाइम में पैलेडियम के स्टॉक्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक वाले होंगे ना वो एकदम समझ जाएंगे, अरे हाँ इसके स्टॉक्स बढ़े थे, अब ये लेके आऊंगा मैं पैलेडियम निकल, ठीक है। अब या फिर तो तुम नीचे प्लस H2 लिखो, या फिर तो इक्वेशन के बाद ही प्लस H2 लिखो, कोई भी तरीका चलेगा, मार्क्स आपके पॉकेट में, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, नाउ ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए उसके ऊपर वाला, ओके। ये आपका एडिशन हो जाएगा। और ये टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें क्या रहता है, बोलते हैं ना वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड है उनको सैचुरेटेड कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन भी है एक तरीके से, ओके। ये एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्या कॉमनली यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल्स है जो अनसैचुरेटेड रहते हैं उनको सैचुरेटेड करने के लिए, है ना। हाइड्रोजिनेशन, इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, है ना, फुल पोटेंशियल अनलॉक कर रहे हैं इस कंपाउंड। एक बार इसका जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कंबशन ऑक्सीडेशन एडिशन, आई होप तुमने मान लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन। नहीं ये एरो वेरो तो निकालो यार, खिचड़ी बना के खाए, अरे वो शो नहीं, अभी तो शो बंद हो गया ना, नहीं होगा बंद, कौन ने बताया, पता नहीं मेरे को शो बंद हो गया कि नहीं, मसाला सब्स्टिट्यूशन, अभी ये सब ये बता रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी नहीं है कि वो अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड से भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड से भी कैसे हो सकता है कि सपोज कि ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक रूम है, रूम में 4 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की। अब मैंने एक को हटा, बाहर एक और खड़ा है, ठीक है। अब मैंने इसमें से एक को हटा दिया और बाहर वाले को बिठा दिया, ठीक है, दूसरा। अब जो चारों बैठे थे इधर वो ब्लू कलर के थे और बाहर वाला रेड कलर का था। अब मैंने एक ब्लू वाले को हटा दिया और एक रेड वाले को अंदर घुसा दिया, तो कुछ फर्क पड़ा, एकदम इक्विलिब्रियम रहा, ठीक है। 4 लोग थे, अभी भी 4 लोग रहे और 4 लोग ही रहेंगे, है ना। तो यही है सब्स्टिट्यूशन का पूरा खेल। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कैसे, सपोज करो ये आपका किसका है,
मीथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में से आपने हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन को डाल दिया, ये आपका होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, CH4 प्लस Cl2, जो है आपको मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक एलिमेंट को पता ना, कुछ लोग इधर सिर्फ Cl लिख देते हैं और ये इक्वेशन पूरी की पूरी गलत बन जाती है, इसलिए मैंने तुमको वो वाला टॉपिक छेड़ा था जानबूझ के, ऑन पर्पस। तो ये आपको बनेगा CH4Cl, सॉरी CH3 प्लस HCl, अरे वो हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन के साथ, समझ जाओ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ जी, ये रिएक्शन जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। ओके, सनलाइट एनर्जी को यूज करेंगे। तो ये 4 तो अभी मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होंगे इसमें, बहुत इजी थे, ध्यान से पढ़ो, सब इजी। अभी क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, उल्टा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसा भी होता है नहीं होता ना। चलो फालतू की बातों को साइड में रखते हैं। इथेनॉल आ गया। इथेनॉल के भी बहुत सारे यूजेस है। सबसे पहले यूजेस की हम चलो यूजेस की बात नहीं करेंगे, मैं आपको क्रिस्प बता देता हूँ। इथेनॉल जिसको हम लोग दारू बोलते हैं, विस्की नहीं, दारू बोलेंगे हम लोग, जो नॉर्मली अल्कोहल बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये अल्कोहल है, इसका केमिकल मैंने आपको बता दिया, दोनों टाइप लिख सकते हो। तो पहला इसका एक प्रॉपर्टी है, वो है कि सपोज रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम, तो जो हमारा C2H5OH है, दैट इज अवर इथेनॉल, व्हेन रिएक्ट्स विथ सोडियम एक्टिवली फॉर्म्स C2H5NaO प्लस H2, ठीक है, ये आपका एसिड है, ये आपका सॉल्ट सॉरी मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने, बहुत ज्यादा कंफ्यूज आती है। ये एक कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स दोनों है, ये आप लोग हायर क्लास में स्टडी करोगे, मैंने आपको सिर्फ आंसर दे दिया इसका, अभी वही आंसर में आप सेटिस्फाइड। ओके, ये आपका, और ये आपका हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, बराबर, ठीक है। अब दूसरा है इसका प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन वाला, ठीक है, डिहाइड्रेशन वाला, या फिर रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कैसे भैया अनसैचुरेटेड कैसे देगा, डिहाइड्रेशन पर, ठीक है। अब जब हम लोग C2H5OH को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म कितने डिग्री सेल्सियस में, 170 डिग्री सेल्सियस, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, हीट प्लस हीट, तब ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता है कुछ, ये इथाइन बन जाता है, ये इथाइन प्लस H2O, वाटर निकाल दिया उसने, वाटर निकल गया ना इसमें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओ सॉरी इथाइन ही बनता है, इथीन बनता है, अरे हम भी इंसान में गलती हो जाती है ना, तभी देख रहे हो यार इतना कम वाटर निकला है ना, थोड़ा ऐसा हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर हम लोग डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं इसको। अब आ गया है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। वाओ, बहुत कम बचा है अब तो, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आ जाता है आपका, बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको इसमें C2H5OH प्लस CH3COOH, सबसे पहले हम लोग CH3COOH, ये एक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, वीकर देन HCl बट स्ट्रॉन्गर देन इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल भी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज है, इसकी भी एसिडिक है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन इथेनॉल, ठीक है। व्हेन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, एसिड, और ये क्या फॉर्म करता है आपका, एस्टर कंपाउंड फॉर्म करता है, CH3, फिर बाद में C डबल बॉन्ड O
ओ C2H5 प्लस H2O, है ना। ये आपका करेंट रिप्रेजेंटेशन होगा इसका एस्टर कंपाउंड का। व्हाट आर एस्टर? एस्टर आर फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स, ठीक है। इसकी एकदम फलों जैसी सुगंध आती है, सुगंधित कंपाउंड्स है। इसको अगर सूंघोगे तो एप्पल की फ्रेग्रेंस आएगी, तो कभी संतरे की आएगी समझ जाओ, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स है, ठीक है। अब ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन का मतलब मूल्य क्या है यार? अभी जो एस्टर जो बनता है ना, उसको अगर अगर हम तुम लोग लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक एल्कलीन के साथ करोगे तो वो एक मतलब एक सोप के मैन्युफैक्चर के लिए ये वाला रिएक्शन फिर बहुत काम आ जाएगा। एस्टर को अगर तुम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलीन के साथ करोगे, मैं तुमको रिएक्शन ही बता देता हूँ ना। तो ये है तुम्हारा CH3COO CH5, जब उसको एक मतलब NaOH के साथ मिलाया जाता है तब वो बन जाता है CH3COONA प्लस C2H5OH। जी हाँ, इथेनॉल वापस आ जाता है फिर, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं कि तुम सबसे पहले बताओ कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बताओ, फिर बोलो कि तुम लोग एस्टर कंपाउंड से इथेनॉल को वापस कैसे मिला सकते हो, ठीक है। तो कनेक्ट करते चलना कैसे कैसे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। कैसे ला सकते हो तुम एस्टर से इथेनॉल वापस कैसे ला सकते हो? तुम बोलोगे अरे भैया हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे फिर वो निकलेगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा ये है आपका, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट स्लैश सोडियम इथेनोएट, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम इथेनोएट, ठीक है। इन दोनों नाम में से कोई भी नाम ऐसे अगर बोर्ड में आ जाए टेंशन मत लेना, आ सकते हैं, ओके। अब सेकंड है आपका विथ अ बेस, ठीक है। अब CH3COOH को जब तुम लोग NaOH के साथ करोगे, है ना, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना तुम लोग कभी कभी, ओके। एस्टर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। ये आपको बन जाएगा वापस CH3COONA प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सेम थिंग। अब लास्ट आपका आ जाएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अरे यार सर मूड खराब कर दिया, विथ अ मेटल कार्बोनेट स्लैश बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट को तुम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो, ठीक है। सो CH3COOH प्लस NaHCO3 gives CH3 again Na plus H2O plus CO2। तो अब देखोगे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, अगर तुम्हें रिएक्शंस को याद करना है तो तुम कैसे याद करोगे? तुम लोग H2O ले लो, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड देखो रिएक्शन में H2O रिलीज हो रहा है, बस एक में H2O रिलीज हो रहा है, वो तो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि एसिड और मेटल होगा तो भैया क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना यार, अभी तक तो पता ही चल गया होगा यार, ठीक है। नाउ आई थिंक थोड़ी टिप्स देने की अभी जरूरत है। अभी मैं भी डालूंगा सोप एंड डिटर्जेंट को एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसमें कंप्लीट रिवीजन होगा, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। उसमें कोई रिएक्शंस नहीं है सच, या आपको मैंने सारे रिएक्शन बता दिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। 40 मिनट लगा होगा, 40-45 मिनट लगा होगा, बट आई थिंक इतना टाइम चाहिए ये सारे केमिस्ट्री को 45 मिनट्स, ठीक है। इन 45 मिनट्स आई हैव कवर्ड होल केमिस्ट्री के जितने भी आप देख लो, ये अगर आप ये वीडियो देख लोगे, ठीक है, अगर आपका रिवीजन हो गया ये वीडियो देख लोगे तो चकाचौंध हो जाएगा आपका, तो ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम में फुल लाने के लिए, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट क्या वीडियो पे तुम लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना आप लोग को नेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी ऑफिशियल देता हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।